तो हमारे पास जो आज हमारी जो लैब है वो है अबाउट कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। ठीक है, अच्छा उससे पहले हम अपनी आउटलाइन देख लेते हैं कि एग्जैक्ट टाइटल क्यों हुआ, क्योंकि टाइटल आपने एग्जैक्ट यही यूज़ करने। तो हमारे पास लैब नंबर 5 हमने क्लास ए एम्पलीफायर डिज़ाइन कर ली है, क्लास सी एम्पलीफायर भी, क्लास बी एंड क्लास ए बी एम्पलीफायर्स भी। जेफेट के ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक कर्व को भी हमने देख लिया। जेफेट की बाइसिंग सेल्फ बाइस एंड वोल्टेज डिवाइडर बाइस को भी हमने देख लिया। उसके अलावा हमने मॉसफेट, फोर्थ के बाद हमने फिफ्थ लैब मॉसफेट, डी मॉसफेट एंड ई मॉसफेट की करेक्टरिस्टिक कर्व को देखा है और उनकी बाइसिंग्स को देखा है। क्लियर। तो अब हम दोबारा से अपनी लैब नंबर 5 पर आएंगे, जिसको आपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी भी किया है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। ठीक है, तो उस कॉमन सोर्स एम्पलीफायर को देखने के लिए थोड़ा सा दोबारा से एक रिवीजन कर लेते हैं कि आखिर हमारे पास है क्या। जी, तो कॉमन सोर्स एम्पलीफायर ऐसे ऐसा एम्पलीफायर जब आप इसका एम्पलीफाई करेंगे, तो एम्पलीफाई करने के बाद आपने ये गौर करना है कि हमारे पास आउटपुट में 180 डिग्रीज का फेज शिफ्ट आना चाहिए। ठीक है, एक तो एक चीज़ एम्पलीफाई होनी चाहिए और फिर आपके पास 180 डिग्रीज का जो आउट ऑफ फेज सिग्नल है वो आना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट एक और चीज़ जो आप देख रहे होंगे, आप ये कर रहे होंगे कि आप देखते हैं कि हमारे पास इसमें ये एक एम्पलीफायर है। कॉमन सोर्स एम्पलीफायर क्यों है? क्योंकि आपने इनपुट गेट पर प्रोवाइड किए और आउटपुट लोड रजिस्टर से कनेक्ट की हुई। ठीक है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे होंगे हम, क्योंकि हमारी लैब जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में है। और बाइसिंग हम यूज़ कर रहे होंगे सेल्फ बाइस। आल्दो आपको बाकी बाइसिंग्स भी पता है, आप उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये चीज़ भी देख रहे होंगे कि हम जो चीज़ हमें ऑब्जर्व करनी है वो ये करना है कि इंक्रीज इन आईडी के इंक्रीज होने से वीआरडी इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, मीन इसको वेरीफाई करना है और फिर देखना है कि आईडी के इंक्रीज होने से ड्रेन वोल्टेज डिक्रीज हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो ये आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं और 180 डिग्रीज का आउट ऑफ फेज चेक किया जा सकता है कॉमन सोर्स एम्पलीफायर के लिए। तो आपके पास इस तरह की एक सिग्नल होगा जो कि आउट ऑफ फेज आ रहा होगा। और आप अगर ऐसे नेक्स्ट चलते हैं तो फिर आपको फाइनल जो आपका टास्क है वो ये है कि आपने कॉमन सोर्स एम्पलीफायर जो आपने डिज़ाइन करना है उसकी कंप्लीट एनालिसिस करना है। ठीक है, एनालिसिस क्या है? एनालिसिस दोनों एनालिसिस हैं। कौन कौन से जी? डीसी एनालिसिस एंड एसी एनालिसिस। डीसी एनालिसिस में आप क्या चीज़ें देख रहे होंगे? आईडीएसएस, जो आपको पता है वो कैसे निकालनी है। ठीक है, वो आप ट्रांजिस्टर को डायरेक्ट सोर्सेस से लगाते हैं और वो निकल जाता है। और आपको निकालना है वीजीएस ऑफ। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। उसके बाद डीसी एनालिसिस से ही आपको क्यू पॉइंट फाइंड करना है। तो क्यू पॉइंट के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होंगी। कौन कौन सी जी? एक होगा वीजीएस और दूसरा होगा आईडी। ये तमाम काम आप प्रैक्टिकली भी करेंगे और मैथमेटिकली भी करेंगे। ठीक है, ये जो वीजीएस और आईडी आप कैलकुलेट करेंगे इसे बोथ प्रैक्टिकली और मैथमेटिकली करेंगे और फिर आप इन दोनों को कंपेयर भी कर रहे हैं। और इन दोनों को मैच करेंगे और फिर देखेंगे इनके एरर्स क्या हैं। तो आपको मैथमेटिकली पता है आईडी कैसे कैलकुलेट करना है, मैथमेटिकली आपको पता है वीजीएस कैसे। कोई मिड पॉइंट क्यू पॉइंट नहीं है, कोई क्वार्टर पॉइंट नहीं है, कोई आपको आईडी नहीं पता। ठीक है, आईडी और प्रैक्टिकली। और एक और चीज़ जो आप फाइंड कर रहे होंगे वो होगा वीडीएस। तो ये तीन चीज़ें जब आप फाइंड करेंगे तो आपको ग्राफ में ये चीज़ भी मिल जाएगी, ये चीज़ भी मिल जाएगी, आपको एक ग्राफ भी बन जाएगा। आपको क्यू पॉइंट के ज़रिए से आईडी क्यू भी मिल जाएगा, वीजीएस क्यू भी मिल जाएगा और वीडीएस क्यू भी मिल जाएगा। ठीक है, आपको ये तीनों चीज़ें मिल गई। उसके बाद आपने जो ऐसी एनालिसिस करना है, ऐसी एनालिसिस में आपने
वोल्टेज गेन कैलकुलेट करना है और करंट गेन कैलकुलेट करना है। या आप ये कह सकते हैं कि आपको आउटपुट करंट या ड्रेन करंट भी देखना है कि ड्रेन करंट कितना आ रहा है फॉर एसी। आईडी इसलिए लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको फिर ये ग्राफ भी बनाना होगा, ठीक है। और जो चीज़ नोट करने वाली होगी वो ये होगी कि आपके पास सिग्नल्स ऑपोजिट आ रहे हो, ठीक है। अब देखें थोड़ी सी इन सिग्नल्स की और इन सिग्नल्स की रिप्रेजेंटेशन में फ़र्क है। पहले नेगेटिव साइकिल आया है, तो यहाँ पे भी पहले नेगेटिव आया है। जब आप वीडीएस ड्रा कर रहे होंगे तो तब फिर पॉजिटिव साइकिल आएगा। अगर ये सिग्नल कुछ इस तरह से बनाया गया हो तो इसके लिहाज से जो वीडीएस बनता है वो कुछ ऐसे बनता है, फिर जो वीडीएस बनता है वो ऐसे बनता है। तो ये चीज़ मैं पॉइंट ऑफ फोकस में नोट कर रहा हूँ कि आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया या नहीं किया, ठीक है। तो आप क्यू पॉइंट में इन चीज़ों को देख रहे होंगे और अपना ये ग्राफ बना रहे होंगे। क्लियर। तो ये हमारे पास गेन और उन चीज़ों के लिहाज से, और गेन आप दो चीज़ों के लिहाज से देख रहे होंगे, अनलोडेड एंड लोडेड। वो चीज़ मैं थोड़ी डिफरेंट तरीके से चेक करता हूँ। वो चेक कैसे की जाती है, आपको रेंज ऑफ लोड रेजिस्टेंस पता हो, आरएल की रेंज, कि क्या रेंज है, ठीक है। इसके अलावा आपको इनपुट वोल्टेज की रेंज पता हो, वी इन की रेंज, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको मस्ट है कि आपको पता हो कि इनपुट वोल्टेज की क्या रेंज होगी और लोड रेजिस्टर की क्या रेंज होगी। क्लियर। तो ये एक ओवरऑल हमारी जो जो भी अंडरस्टैंडिंग्स हैं, जिन चीज़ों को हमने करना है वो ये है, जिनका हम इस लैब में देख रहे होंगे। फार्मूलाज डीसी एनालिसिस के लिहाज से आपको मिल गए। इन मैथमेटिकल फार्मूलाज को आप देखेंगे और उनको कंपेयर कर रहे होंगे। डीसी एनालिसिस का कतई ये मतलब नहीं है कि आप ये सर्किट बनाएं और फिर ये चीज़ें चेक कर रहे हैं। आपका सर्किट सेम रहेगा, आप सिर्फ उन लिहाज से डीसी वैल्यूज चेक करेंगे पहले और फिर आप एसी वैल्यूज चेक करेंगे, ठीक है जी। तो डीसी और एसी के आपको फ़र्क पता है कि आप वर्ल्ड मल्टीमीटर में डीसी और एसी को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं आपस में और इन चीज़ों को कैसे मेजर करते हैं। इसी तरह से एसी एनालिसिस में आप चेक कर रहे होंगे कि क्या है हमारे पास चीज़ें हैं या नहीं। हम आइडियल मॉडल्स को देख रहे होंगे। एक आपकी जो एक्सरसाइज होगी वो ये होगी कि आप इस बाईपास कैपेसिटर को नहीं लगाएंगे और फिर देखेंगे कि आपके एम्पलीफायर पे क्या फ़र्क पड़ता है और क्या वाकई ऐसा होता है कि हमारे पास गेन डिक्रीज हो जाता है या नहीं होता, ठीक है। तो एक हम C2 जो कैपेसिटर है इसे ख़त्म कर देंगे और एक वेरिएबल गेन अचीव करने के लिए कि आपके पास गेन वेरी हो रहा हो, उसके लिए हम RD की वैल्यू को वेरिएबल कर देंगे। क्लियर। तो ये एक थोड़ी सी हमारे पास कॉमन सोर्स एम्पलीफायर की हमारे पास अंडरस्टैंडिंग्स हैं, जिनको हमने एक एग्जांपल के तौर पर भी सॉल्व किया है। तो हम देखते हैं कि इन्हीं चीज़ों को हम सर्किट में डिजाइन जी। कॉमन सोर्स एम्पलीफायर एज अ सर्किट या उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन नहीं। सर सर जी सर आउटपुट करंट कभी समझ नहीं आया, कैसे पता चलेगा? आप वो लगा दीजिएगा, क्या कहते हैं उसको, एम्पेयर मीटर। सर मैथमेटिकली सर, हाँ, सर मैथमेटिकली मैथमेटिकली। एक एक ट्रांस कंडक्टेंस के फार्मूला लिखवाया, ID इक्वल्स GM ओवर VGS आई थिंक। सर वो तो आपका जो करंट ट्रांजिस्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है ना सर, लोड से जो करंट जा रहा है वो कह रहा हूँ। जी जी। तो फिर हमारे पास जब अब AC करंट को देखते हैं तो वो AC इस तरफ डायरेक्शन में नहीं जा रहा, हमारे पास लोड की तरफ जा रहा होगा, जिनकी हमने तमाम अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप की है, ठीक है। कि हमारे पास वो 10 टाइम्स ग्रेटर की कहानी है और वो चीज़ में आते हैं सर्किट का फिर देखते हैं। तो ये एक सर्किट है, होपफुली कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इस सर्किट में, इसको डिज़ाइन करने के लिहाज से। जब आप अब इतने आप एबल हो चुके हैं कि आप इस सर्किट को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, तो आपको डिफरेंट सोर्सेज यूज़ करनी है और डिफरेंट रजिस्टर्स यूज़ करनी है, ठीक है। तो हमने एग्जैक्टली सेम रजिस्टर यूज़ किया है जो कि हमें यहाँ पे एग्जांपल में मिला था, ठीक है। लेकिन आप इसकी IDSS और VGS वो नहीं ले सकते। आप इस IDSS और VGS ऑफ को कैलकुलेट करेंगे कि आया आपके पास वो कैसे होगा, और वो कैसे होगा तो आपको JFET के जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व की रिकॉर्डिंग्स हैं उसमें से आपको पता चल सकता है कि वो क्या होंगे।
क्योंकि आपको पिंच ऑफ वोल्टेज मिल जाता है और आपको IDSS की वैल्यू भी मिल जाती है। क्लियर? तो हमने डिफरेंट कैपेसिटर्स यूज़ किए। हमारे पास ये बताएं कि ये लोडेड कंडीशन में है या अनलोडेड कंडीशन में। फर्स्ट क्वेश्चन। सर अनलोडेड है। ये तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारे पास अनलोडेड कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड हमारे पास ये है कि हमने ट्रांजिस्टर कौन सा यूज़ किए। जंक्शन फील्ड इफेक्ट सर ये ट्रांजिस्टर, एन चैनल जेफेट है सर, एन चैनल जेफेट, ये और लिखना वर्चुअल। एन चैनल जेफेट। और नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो ये है कि हम बाइसिंग कौन सी यूज़ कर रहे हैं। सर ये बाइसिंग के लिए आप सेल्फ क्या करते बाइस हैं, है। आप इन कैपेसिटर्स को हटा देते हैं, इस कैपेसिटर को हटा देते हैं, इस कैपेसिटर को हटा देते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कौन सी बाइसिंग है। तो ये आपके पास सेल्फ बाइसिंग है। तो आप इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैं करेक्ट करके अगर लिख दूं, सेल्फ बाइस्ड एन चैनल जेफेट, सेल्फ बाइस्ड एन चैनल जेफेट कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। इसे यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है जी। तो आपने ये देखा कि आपके पास सेल्फ बाइस्ड एन चैनल जेफेट मींस अनलोडेड कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। ये चीज़ें ज़रूरी क्यों हैं? ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं कि क्योंकि आपको ये पता चले कि जेफेट है, आपको ये भी पता चले कि आपने कौन सी बाइसिंग यूज़ की है, ताकि आपने वो फार्मूलाज यूज़ करने हैं और इसी तरह से। ठीक है। तो हमने कनेक्शंस किए डिफरेंट। हमने आरसी की वैल्यू वीसीसी को 12 वोल्ट ली है, इसे हम वीडीडी भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम वेरी स्पेसिफिक चले जाएँ तो वीडीडी कर लेते हैं। वीडीडी मीन्स ड्रेन पर जो वोल्टेज सोर्स लगी, तो वीडीडी। और हमने यहाँ पर R3 मीन्स 10 मेगा ओहम इसे कर दिया। और हम जो चीज़ देख रहे हैं वो ये है कि हमारे पास इनपुट वोल्टेज 10 मिली वोल्ट पीक में है। ठीक है, मैंने कोई RMS वैल्यूज़ नहीं लिखी हैं। तो आपके पास इनपुट वोल्टेज 100 मिली वोल्ट पीक है। तो क्या ये आउटपुट में आपको एम्पलीफाइड फॉर्म में मिल रहा है या नहीं मिल रहा, हमें ये देखना होगा। उससे पहले हमें देखना होगा हमारे पास IDSS की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो IDSS और VGS ऑफ की वैल्यूज आप जेफेट के ट्रांसपेरेंट जो करेक्टरिस्टिक कर्व्स हैं उनसे हम देख सकते हैं। क्योंकि अगर आपको वो नहीं पता तो आपको ये नहीं पता चलता कि आप एग्जैक्टली एक अच्छा एम्पलीफायर डिज़ाइन हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो सर्किट डिज़ाइन करने में अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ जो सबसे बेस्ट जो चीज़ मैं यूज़ करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, ऑप्शन क्लिक किए, प्ले सोर्स, और यहाँ पर आल ग्रुप्स को सेलेक्ट कर दिया जाता है। अब आल ग्रुप्स और यहाँ से आल फैमिलीज, तो आल ग्रुप्स एंड आल फैमिली से फ़ायदा ये है कि आपको कोई भी कंपोनेंट चाहिए हो तो आपको डिफरेंट सेक्शंस में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहे रजिस्टर चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा, आपको कैपेसिटर चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, आपको कोई भी आईसी चाहिए 74LS08, ये चीज़ क्या आईसी है 74LS08? सर एंड गेट है। ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ से बड़ी आसानी से मिल सकती हैं चीज़ों को प्लेस करने के लिए। तो जो मैंने चीज़ें प्लेस की, बाकी जो वोल्ट मीटर और ऑसिलोस्कोप है, आपके पास डिजिटल मल्टीमीटर ये पड़ा है जहाँ से आप प्लेस करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये फंक्शन जनरेटर अगर आपने यूज़ करना हो, क्योंकि हमने डायरेक्टली सोर्स यूज़ की है, और आपके पास ये ऑसिलोस्कोप। ठीक है, इसमें 4 चैनल ऑसिलोस्कोप भी है और 2 चैनल ऑसिलोस्कोप भी है। 4 चैनल का यूज़ उस वक्त है कि अगर आप एक से ज़्यादा मीन्स जगह से आउटपुट लेना चाह रहे हैं, 1 2 3 4, ये यूज़फुल हो सकती है। ये यूज़फुल कहाँ कहाँ पर हो सकती है कि आप हर स्टेप पर वोल्टेज देख रहे हो कि यहाँ पर कैसे आ रही है वोल्टेज, फिर यहाँ पर कैसे आ रही है, फिर यहाँ पर कैसे आ रही है, और यहाँ पर कैसा सिग्नल आ रहा है, और लोड लगने के बाद लोड की तरफ कैसा आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंपोनेंट्स थे जो हमने जहाँ से भी प्लेस किए हैं वो तमाम चीज़ें हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है उसे हम प्ले करते हैं। अब हमें देखनी दो चीज़ें हैं फॉर क्यू पॉइंट हमें क्या क्या चीज़ चेक करनी है। एक तो चेक करना है कि हमारे पास ये जो चीज़ है ये हमें क्या बता रही है। अगर हम लिख देते हैं, ये हमें बता रहा है करंट बता रहा है या वोल्टेज,
जी आईडी करंट, ठीक है, मीन आईडी क्या आ रहा है, और ये मीटर हमें क्या बता रहा है कि हमारे पास गेट टू सोर्स वोल्टेज क्या है, गेट टू सोर्स वोल्टेज, ठीक है। मैंने जिक्र किया था कि आपको एक और चीज़ भी चाहिए होगी, तो हम एक वोल्ट मीटर और ले लेंगे, हम वोल्ट मीटर ले लेते हैं और हम इसे कनेक्ट कर देते हैं ड्रेन टू सोर्स। ऐसे ही, क्योंकि सोर्स टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये ड्रेन से कनेक्टेड है, आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे लेबलिंग के तौर पर, प्लेस ग्राफिक्स के जरिए से, कि ये जो है हमारे पास टर्मिनल है, ये है ड्रेन, और ये जो हमारे पास टर्मिनल है ये है सोर्स, और ये टर्मिनल आपके पास गेट है। ये 3 टर्मिनल्स हैं ऑफ जेफेड जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के लिहाज से, जो हमने यहाँ पे मेंशन की। अब हमारे पास जो थर्ड मीटर है उसके साथ भी लिख देते हैं कि ये हमारे पास क्या चीज़ नोट कर रहा होगा, कि मीटर हमारे पास नोट कर रहा होगा VDS, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज क्या, क्लियर। तो एक 3 चीज़ें हमें चाहिए थी, 5 टोटल चीज़ें हमें चाहिए, बाकी हमें ID चाहिए, VGS चाहिए और VDS चाहिए। इसके अलावा 2 चीज़ें चाहिए जो कि हमारे पास IDSS और VGS हो। तो प्ले करते हैं और मल्टीमीटर पर क्लिक करते हैं, तो हमें करंट की वैल्यू पता चल रही है जो कि 299.77 माइक्रो एम्पेयर, अगर मुझे याद आ रहा है तो शायद जेफेड की 400 माइक्रो एम्पेयर में IDSS कुछ ये यस लिखा सर, यस होगा, सर। आप इसको इसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा अपने पास, ठीक है। तो आपके जो जब आप इस मीटर को रन करते हैं तो मस्ट है कि ये एम्पेयर पर हो, और क्योंकि हम DC चेक कर रहे हैं तो मस्ट है कि ये DC पर हो। तो आपको जब AC के लिहाज से करना होगा तो फिर आप AC से इसे शिफ्ट कर देंगे AC के लिहाज से। तो जो आप पूछना चाह रहे थे प्रैक्टिकली ये चीज़ है, फिर थ्योरेटिकली मैं आपको बताता हूँ कि आपने AC पर शिफ्ट किया तो आपको एक AC करंट की वैल्यू पता चल रही है 24.465 माइक्रो एम्पेयर। अब मेरा क्वेश्चन है कि मीटर आपको पीक में वैल्यू प्रोवाइड करता है या RMS में? सर जी आरएमएस में देता है। RMS, ठीक है। तो और पीक के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए होती है? ऑसिलोस्कोप। तो इसका मतलब ऑसिलोस्कोप आपको पीक वैल्यूज देता है और ये आपको RMS देता है। फिर आपको RMS से पीक में कन्वर्ट करना होगा। मीन्स मैं अगर आउटपुट करंट की बात करूं तो हमारे पास, हम इसे लिख देते हैं ID इक्वल कितना है 24.465 माइक्रो एम्पेयर, और इसको फिर आप कन्वर्ट कर रहे होंगे किसमें, ये RMS है ना, पीक और फिर वैल्यूज में। आप इसको पीक में, इसको कन्वर्ट करेंगे आप पीक, जी पीक में कर लें या पीक टू पीक में कर लें, उसका फार्मूला आपको पता होगा, क्या फार्मूला है जी पीक सर RMS टू पीक डिवाइडेड में? बाय 0.707। जी ठीक है, तो उस चीज़ को आप देख कर कंफर्म करके उस चीज़ को करिए। तो हम इसे DC पर कर देते हैं, हम DC एनालिसिस कर रहे हैं, तो DC एनालिसिस में हमारे पास जो Q पॉइंट है, मीन जो हमारे पास ID की वैल्यू आ रही है वो है 29 पॉइंट, ID इक्वल आया है 299.794 माइक्रो एम्पेयर में आता है। ठीक है, तो ID की वैल्यू हमारे पास ये चीज़ आ गई। फर्दर हमें गेट टू सोर्स वोल्टेज चाहिए। ये 2 चीज़ें हमें वो बताने के लिए काफ़ी होती हैं, Q पॉइंट बताने के लिए, ठीक है। तो हमें जो Q पॉइंट जो पता चल रहा है इसमें VGS की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। क्या वैल्यू है जी VGS की? -270.005 मिली वोल्ट। सर थोड़ा सा इसे मूव कर देते हैं यहाँ से जी। सर VDS भी तो देखेंगे ना सर, VDS। नहीं नहीं, वो तो हमने देखना है, हमें Q पॉइंट के लिए, Q पॉइंट के लिए
मीन्स वो क्यू पॉइंट किसकी बात कर रहा हूँ मैं इस चीज़ की, इस ग्राफ की बात कर रहा हूँ। मीन्स ये सर मैं क्यू इसके पॉइंट लिए कह आपको पता रहा चल हूँ जाता है आगे अगर आप, जी वीटीएस का क्यू पॉइंट निकाल रहे हैं सर, वीटीएस का क्यू जी पॉइंट नहीं निकालना। जी जी निकालना तो है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस क्यू पॉइंट से आपको ये दो वैल्यूज पता चल गई, और थर्ड चीज़ आपको थर्ड एक्सिस के लिए वो वीडीएस अलग से चाहिए होगी, तो इस ग्राफ पर पॉइंट मिल गया आपको, ठीक है। वीडीएस इस ग्राफ पर कोई यस पॉइंट सर। नहीं, अगर आप इस ग्राफ की बात कर रहे हैं तो ठीक है। तो अब थर्ड चीज़ हमारे पास ये है कि हम इस वीडीएस को देख लेते हैं। ठीक है, तो तीनों चीज़ों में अगर चीज़ देख लें तो हमने डीसी सेलेक्ट किए हुए हैं तीनों चीज़ों में, और वीजीएस पर वोल्टेज चाहिए था तो वोल्टेज, और यहाँ पर वोल्टेज चाहिए था ड्रेन टू सोर्स तो हमने ड्रेन टू वोल्टेज सेलेक्ट किया, और यहाँ पे हमें करंट चाहिए था तो हमने 299.794 माइक्रो एम्पेयर के लिए एम्पेयर पे सेलेक्ट किया। अब हमारे पास जो वीडीएस की वैल्यू आ रही है वो हम पुट कर देते हैं, वीडीएस इक्वल्स 10.735, 738, हमारा वीडीएस है। और अगर आपको सिर्फ वीडी कैलकुलेट करना हो, बता सकते हैं सिर्फ वीडी कैसे कैलकुलेट होगा? यस सर। अगर आपको सिर्फ वीडी कैलकुलेट सर करना आप हो, बस वीजीएस प्लस वीटी कर दें, वीटीएस कर दें, वीटी मिल जाएगा। जी आप उसके अलावा ये भी कर सकते हैं कि आप मीटर लेकर एक मीटर को कनेक्ट करें, और उस मीटर को कनेक्ट कर दें ड्रेन टर्मिनल से, और उसके नेगेटिव टर्मिनल को ग्राउंड करें, तो वी डी पर वोल्टेज मिलेगा विद रेफरेंस टू ग्राउंड। क्लियर? तो आपने इसे यहाँ पर सेलेक्ट किया, और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको वी डी की वैल्यू भी मिल जाएगी प्लेन में, जो कि हमारे पास 11.011 वोल्ट्स। ठीक है, तो आप वी डी की वैल्यू भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास वी डी की वैल्यू आ रही है। जी वी डी इक्वल आ रहा है 11.011 वोल्ट्स। इस तरह से आप मुख्तलिफ पैरामीटर्स और हर एक चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है, कि गेट पे करंट क्या आ रहा है, आई जी, ठीक है। तो अगर आप बहुत अच्छा हो कि अगर आप ये वाले काम कर लें, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, क्योंकि 6 पैरामीटर्स होते हैं आपके किसी भी एम्पलीफायर के लिहाज से। करंट से आपके पास 3, आई जी, उसके बाद आई एस, उसके बाद आई डी, 3 वोल्टेजेस हैं, वोल्टेज गेट टू सोर्स, वोल्टेज ड्रेन टू सोर्स, वोल्टेज गेन टू ड्रेन। ठीक है, तो ये 6 वोल्टेजेस सर अगर आप इनकी वैल्यूज नोट कर लें कि हमारे पास क्या होगा, आई डी और एस एस को इक्वल होना चाहिए, आई जी को नियरली इक्वल टू 0 होना चाहिए, और गेट टू सोर्स ड्रेन टू सोर्स हमने कैलकुलेट कर लिए, और वी गेट टू ड्रेन भी हम कैलकुलेट करेंगे। जी बोले वो भी सर वो जो वीडीएस है सर, वो वीजीएस प्लस वीजीडी इक्वल होता है, इक्वल है कैसे? सर? नहीं 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 वीजीडी प्लस वीजीएस इज नहीं इक्वल टू नहीं वीडीएस। नहीं नहीं, वो सर एक सिर्फ दफा चेक हमने कर लें सर, मल्टीमीटर लगा के। चेक कर लेते हैं, चेक कर ले, लेकिन हम अब वीजीडी कैलकुलेट कर लें, हम एक और मीटर लगा लेते हैं और वीजीडी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो वैल्यू आएगी ये वीजीडी की, 3 वोल्टेजेस हैं आपके पास, वीजीडी 10.806, ये गेट टू सोर्स तो नहीं है, एक्सेस 5, ठीक है, ये हमारे पास गेट टू ड्रेन वोल्टेज आ रही है, और हमारे पास ये आपके पास गेट टू सोर्स वोल्टेज आ रही है, और ये आपके पास ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। ठीक है जी, सर ये तो इक्वल आ रहे हैं सर। ये माइनस में है और वो प्लस में है, तो सर अगर माइनस साइन को इग्नोर करें तो मतलब वैल्यूज की दोनों का सम जो है उसकी वैल्यू के बराबर है। ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के लिहाज से,
वही सर, गेट टू सोर्स जो पोटेंशियल है और जो गेट टू ड्रेन पोटेंशियल है, उन दोनों का जो सम है वो गेट जी टू जी ड्रेन टू सोर्स पोटेंशियल के बराबर है। जी जी जी, आप सही कह रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमें अगर गेट करंट फाइंड करना है तो हम एक मीटर यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं जिससे हमें गेट करंट भी पता चल सके, और सोर्स करंट के लिए फिर आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। काफ़ी चीज़ें हम कनेक्ट कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमारी चीज़ें हमारे पास सामने आती है। तो यहाँ पे क्योंकि ये गेट से करंट पास हो रहा है तो यहाँ पे हम इसे प्ले करेंगे तो X66 जो होगा वो हमें करंट की वैल्यू प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है, जो कि हमारे पास करंट पे इसको सेट करना होगा। तो पिको एम्पेयर्स में करंट है, जो कि हम बात करते हैं कि हमारे पास जो गेट पे करंट है वो बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए। क्लियर? और जो चीज़ थी वो यस ये है सर। कि हमारे पास ड्रेन करंट और सोर्स करंट को हमारे पास नियरली इक्वल होना चाहिए। तो उसको हम देख लेते हैं कि आया वो भी कोई चीज़ है या नहीं है। तो उसके लिए आप एक मीटर ले रहे हैं और हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। कोई इशू तो नहीं है यहाँ कनेक्ट करने पे? तो पहले नो कर सर, लेते नो सर। पहले कर लेते यहाँ की बजाय यहाँ पर कर लेते। ठीक है जी, तो ये आपने एक और मीटर लगा दिया और आपके पास जो मीटर है ये सोर्स के करंट आपको प्रोवाइड कर रहा हो। ठीक है, ड्रेन करंट, सोर्स करंट, गेट करंट, ये तीन करंट्स आ गए आपके पास। ठीक है, गेट टू सोर्स वोल्टेज और गेट टू ड्रेन वोल्टेज, और आपके पास ये नहीं याद के एक्स्ट्रा ये। तो ये 6 आपके पास जो पैरामीटर्स हैं कि आपके ट्रांजिस्टर के लिहाज से, तो आपके पास गेट करंट नियरली इक्वल टू 0 एम्पेयर करंट, और आपके पास ड्रेन करंट और सोर्स करंट इक्वल आ रहे हैं, और इस तरह से आपके पास गेट टू सोर्स वोल्टेज और गेट टू ड्रेन वोल्टेज और आपके पास ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। ठीक है जी, तो इसमें अभी तक क्यू पॉइंट के लिहाज से कोई भी कंफ्यूजन, ये एक और वैल्यू हमने सिर्फ वी डी के कैलकुलेट की कि हमें वी एस भी पता चल सके कि वी एस क्या चीज़ है। क्लियर? जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। ठीक है जी, हम इसको थोड़ा सा अपने मीटर्स की सर्किट को थोड़ा अपनी एक्चुअल शेप में लेकर आते हैं। आपने नोट कर ली है तमाम वैल्यूज़? खैर आप परफॉर्म करेंगे तो आप इसको नोट भी ज़रूर करेंगे। तो हम ड्रेन को रहने देते हैं और हम इसे ख़त्म कर देते हैं। हम गेट को भी ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पे एक कनेक्शन लगा देते हैं, और हम इस मीटर को भी ख़त्म कर देते हैं। और इसे यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं और ये इसे भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास अभी ड्रेन करंट, गेट टू सोर्स वोल्टेज, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। ठीक है, अब फर्दर चीज़ हमें ये देखनी है कि हमारे पास आया, हमारे पास गेन परफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है। हमारी इस लैब में हमें ये चीज़ चेक करनी है। ठीक है, तो हमारे पास इनपुट वोल्टेज है 10 मिली वोल्ट पीक। तो हमें देखना है कि क्या हमारे पास आउटपुट वोल्टेज इतना इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है। इसके लिए हम प्ले करते हैं और ऑसिलोस्कोप हमें ये चीज़ बता सकती है। चैनल ए कनेक्टेड कहाँ पर है, तो क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कनेक्टेड है आपके पास इनपुट सोर्स के साथ, और दूसरा टर्मिनल ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। इस तरह से बी टर्मिनल आपके पास ड्रेन टर्मिनल से कनेक्टेड है और वो कैपेसिटर से होते हुए कनेक्टेड है। क्लियर? तो हम अभी इसे देखते हैं कि आया कोई चीज़ हमारे पास आ रही है या नहीं आ रही। जी, तो हमारे पास चैनल ए, इसकी पोजीशन को अगर आप नीचे लेकर आएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि आपके पास जो फर्स्ट है वो आपके पास चैनल ए के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये बेहतर है। ठीक है जी, तो हमारे पास जो सिग्नल्स हैं वो दो सिग्नल्स आ रहे हैं, और पहली चीज़ जो हमें कंफर्म करनी है वो क्या ये एक दूसरे से 180 डिग्रीज का फेज शिफ्ट है इन दोनों वेव फॉर्म्स में। सर तो इसको देखेंगे आप, रोकेंगे तो पता चलेगा। नहीं नहीं, ये सामने नज़र आ रहा है। नेगेटिव पीक, पॉजिटिव पीक, नेगेटिव पीक, पॉजिटिव पीक।
ठीक है जी। तो अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि हम ये करते हैं कि हम अच्छा ठीक है, हम दोनों को एक सेम इस पर लेकर आएंगे। सर आप वो रेड बटन दबाएंगे तो वो पॉज हो जाएगी ये। हाँ वो तो हो जाएगी, वो तो हो जाएगी। तो आप लोग को सही नज़र नहीं आ रहा है या क्या इशू? सर थोड़ी देर प्ले करें सर, आपने चेंजेस किए वो सारा पिछला मिट जाता है। अच्छा ठीक। तो हमारे पास ये एक सिग्नल आ रहा है जिसको अभी मैं जो अगर कंपैरिजन की बात करूं तो हमारे पास आपको नज़र आ रहा है कि ऊपर हमारे पास चैनल ए है, ठीक है, और नीचे हमने जो पोजीशन सेट की हुई है वो हमने चैनल बी के लिए की है। अलग अलग इसलिए किए ताकि हमें ये पता चले कि हमारे पास क्या एक्चुअली सिग्नल की हमारे पास पोजीशन क्या है, ठीक है। तो आप जब इस चैनल को कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर करने के लिए मस्ट ये है कि हम दोनों सिग्नल्स को, चैनल ए एंड चैनल बी, दोनों को 100 मिली वोल्ट के स्केल पर मैंने रखा है। 100 मिली वोल्ट के स्केल पर रखने का मकसद ये कि हमें पता चले कि कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस ये कवर कर रहा है और कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस ये कवर कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 बॉक्सेस कवर कर रहा है और ये हमारे पास 2 बॉक्सेस से कुछ ज़्यादा कवर कर रहा है। तो जब कुछ ज़्यादा है इट मीन्स आपके पास जो सिग्नल है वो एम्पलीफाई हो चुका है, वो 100 मिली वोल्ट, क्योंकि हमारे पास जो सिग्नल था वो 100 मिली वोल्ट का सिग्नल था। वो हम कर्सर से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो कर्सर नंबर 2 है वो हमें बता रही है कि हमारे पास 98.849 मिली वोल्ट से थोड़ा सा हमारे पास कंफ्यूजन है टेलीविजन के लिए। जबकि चैनल बी को अगर आप देख रहे हो उसी वक्त, चैनल बी, उस पर आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो आ रही हैं 115.394 मिली वोल्ट। तो इसका मतलब है आपने 100 मिली वोल्ट का सिग्नल प्रोवाइड किया और आपको आउटपुट सिग्नल कितना मिल रहा है? 120, लेट सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं 120 मिली वोल्ट, या आप 98.894 मिली वोल्ट का सिग्नल प्रोवाइड करें और आउटपुट सिग्नल आपको ये नज़र आ रहा है। तो गेन कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। इस माइनस के साइन से फर्क नहीं पड़ता, माइनस सिर्फ किस चीज़ के लिए, हमें ये पता चल रहा है कि वो एक दूसरे से ऑपोजिट्स हैं। इसको थोड़ा सा और बेहतर बना, ये शायद एक पीछे, तो 99.171 मिली वोल्ट, 99.17 मिली वोल्ट, और यहाँ पर आपको 110.568 मिली वोल्ट और इस तरह के सिग्नल मिल रहे हैं। तो ये फिर से दोबारा से क्लिक, तो आप एग्जैक्टली इनसे आप गेन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि गेन का फार्मूला है आउटपुट वोल्ट डिवाइडिंग बाय इनपुट वोल्टेज, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट कर्सर्स और उनके लिहाज से आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं और आपके ऑसिलोस्कोप में ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। अब जो चीज़ हमें ऑब्जर्व करनी मीन, ये तो ठीक है हमने सर्किट बनाया और हमें एम्पलीफाई हो रहा है। हमने ये कहा था कि हमारे पास गेन, इन वैल्यूज़ को काइंडली थोड़ा सा जहन में रखिएगा, 99.17 और 110। तो हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास ये जो कैपेसिटर है, ठीक है, ये बर्न आउट हो जाए तो क्या होता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? सर गेन कम हो जाएगा। गेन कम हो जाए, क्योंकि गेन का फार्मूला क्या होगा? सर जी मल्टीप्लाई बाय आर डी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आज हमने लेक्चर में देखा है तो हमारे पास ए वी का फार्मूला है, वैसे है वी आउट ओवर वी इन, जो कि आप यहाँ से निकाल लेंगे। मीन्स अभी आपके पास आउटपुट वोल्टेज भी है और इनपुट वोल्टेज भी है, तो आप गेन कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज गेन का फार्मूला है जी एम जी आर डी, कैपिटल में या स्मॉल में? सर अनलोडेड है तो कैपिटल आएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर 1 प्लस आर एस, जी एम आर एस। तो हमारे पास तो गेन में क्या हो रहा है, गेन डिवाइड हो रहा है एक और पैरामीटर से 1 प्लस जी एम आर एस की वैल्यू से, ठीक है। तो हमें इस वजह से हमने थ्योरी में ये चीज़ पढ़ी है कि वो चीज़ अफेक्ट हो रही होगी, ठीक है। तो हम इसे यहाँ से ये करते हैं कि ये कैपेसिटर बर्न आउट हो गया या आप लगाना ही भूल गए अपने एम्पलीफायर में, ठीक है। और हम इसे प्ले करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास सिग्नल में क्या फ़र्क पड़ा। हम रिवर्स करते हैं और पोजीशन को थोड़ा सा मूव करते हैं जी।
कोई फर्क पड़ा है? इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, क्या फर्क पड़ा है? अगर हम डिक्रीज हुआ है सर। डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो आपके पास जो सिग्नल की वैल्यू है वो 98.28 पर, अगर आप लोग को नजर नहीं आ रहा तो हम पॉज कर लेते हैं। जी यहाँ पे आ जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास फर्क क्या पड़ा। हमारे पास 99.09 मिली वोल्ट का सिग्नल है इनपुट वोल्टेज, और आउटपुट क्या मिल रहा है हमें? 87.428 मिली वोल्ट। तो हम गेन में चले गए या लॉसेस में चले गए? लॉसेस में सर। ठीक है, तो हम लॉस में चले गए। और फर्दर तो हमने वही चीज़ जो हमने स्टडी किया उसी चीज़ को हमने यहाँ पर देखा भी है कि एक कैपेसिटर के ना लगने की वजह से क्या फ़र्क पड़ता है, उस रजिस्टर की वजह से क्या फ़र्क पड़ता है। हम कैपेसिटर 10 माइक्रोफेराड को दोबारा से लेकर आ जाते हैं ताकि हमारा एम्पलीफायर करें, ठीक है। अब एक और चीज़ आपने जो देखनी है वो ये है कि हम ये कहते हैं कि क्योंकि गेन अगर आप RS को बाईपास नहीं करते हैं तो आपके पास इक्वेशन जो गेन की रहती है वो रहेगी कुछ ऐसे, ऐसे ही। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि गेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RD। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे वेरिएबल गेन अचीव करना है तो मैं इसे अगर वेरिएबल रेजिस्टर बना दूं, उसे पोटेंशियोमीटर कहेंगे शायद, ठीक है। और उसकी वैल्यू हम बताते हैं इसको क्लॉकवाइज यूज भी कर देते हैं। 1 किलो ओम नहीं, हम इसे 3.3 किलो ओम कर देते हैं या 5 किलो ओम कर देते हैं। ओके, और हम इसे 0 पर रखते हैं। की कौन सी है जी? ए है। तो हम ये करेंगे कि हमने रजिस्टर कनेक्ट किया है 5 किलो ओम का, और उसकी जो आपके पास की है वो ए से हम देखेंगे कि फर्दर गेन पर कोई फर्क पड़ रहा है नहीं। देख सकते हैं जी। तो आप इस वक्त 0 पोजीशन पर हैं। मैं एक मिनट इसको स्टॉप करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे जो अच्छा, तो हमें ये चीज़ साथ साथ नज़र आ रही है जी। हम इसे प्ले करते हैं और हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्योंकि बिल्कुल 0% है और की वैल्यू भी 0 है, और हम फर्दर उसे थोड़ा सा इंक्रीज करना स्टार्ट किया, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या हो चुकी है हमारे पास, वहाँ पे हमें नज़र आ रही होगी, नज़र नहीं आ रही, ठीक है। हम फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं 10%, 15%, परसेंटेज शो हो रही है। 20%, 25%, 30%, 35%, 45%। तो जो चेंज मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग नोट करें कहाँ है, वो चीज़ देख रहे हैं कि हम एक लॉसेस से निकलते हुए स्लोली हम गेन्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। जी, गेन में इंटर हो चुके हैं, डिफरेंट गेन हमें मिल रही हैं। तो हम 70% तक पहुँच चुके हैं। 5%, 80%, लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट है। मीन कॉमन सोर्स एम्पलीफायर आपको ऑपोजिट सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। नाइन्टी 95%, इवन मोर। और फाइनली हमारे पास 100%। तो हमने बिल्कुल एक स्मूथ लाइन से स्टार्ट किया और एक वेरिएबल गेन्स तक अचीव किया, जो कि हम डिफरेंट एम्पलीफायर्स में करते हैं कि आप डिफरेंट पोटेंशियोमीटर के ज़रिए से डिफरेंट गेन अचीव करते हैं, डिफरेंट वॉल्यूम और डिफरेंट चीज़। क्लियर है जी? आपको होपफुली कॉमन सोर्स एम्पलीफायर की तमाम अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई होगी जी। यस सर। जी, क्वेश्चन सर ये फैमिली? लगाने से फिर इसके आउटपुट पे सर फर्क पड़ता है नहीं, चैनल बी वाले पे सर? किस चीज़ का?
सर ये जो वेरिएबल सोर्स आपने लगाया है, इससे जी जो आउटपुट जो आ रहा है ग्राफ में सर, उस पे जी सर जी इफेक्ट होता है नहीं? यार, पूरी की पूरी मैंने जब ये एक्सरसाइज की है, ज़ीरो से लेकर उससे शिफ्ट किया है मैंने तकरीबन कोई 100% तक, उसमें यही चीज़ तो सामने नज़र आई है कि जब आप इसे बढ़ाते हो तो आपके पास गेन, देखिए पहले स्मूथ लाइन थी, अभी ग्राफ आना शुरू हो गया, लेकिन गेन नहीं है। आपने उसे फर्दर बढ़ा दिए तो आपके पास अब फर्दर गेन आना शुरू हो गया। आप और बढ़ा देते हैं तो आप देखें आपके पास गेन आना शुरू हो जाएगा। देख रहे हैं, अब ये 2 बॉक्सेस कवर कर रहा है और ये भी ऑलमोस्ट 2 बॉक्सेस कवर कर रहा है। अब इसको फर्दर बढ़ा देते हैं तो एक ग्राफ यही तो शो कर रहा है कि आपकी आउटपुट इंक्रीज हो रही है विद वेरिएबल रजिस्टर। देखें अभी गेन और बढ़ चुका है ग्राफ में, देखें। अगर आप लोगों को क्लियरली नज़र नहीं आ रहा तो मुझे बताइएगा। और ये 100%, ये 100% पे देखें गेन क्या है। तो एक स्मूथ लाइन थी और अभी गेन जो है आपके पास तकरीबन 3.5 बॉक्सेस तक पहुंच चुका है। तो 3.5 बॉक्सेस तक अगर आप इसकी अभी एम्पलीट्यूड चेक करेंगे तो आपको चैनल बी के लिहाज से पता चल रहा है 168.479 मिली वोल्ट तक पहुंच चुके हैं, फ्रॉम 0 to 168.479 मिली वोल्ट। ठीक है अली? जी सर जी। ठीक है जी। तो ये आपके डिफरेंट लैब के टास्क थे जिनके आपने डिफरेंट कनेक्शंस के ज़रिए से उन चीज़ों को शो किया, और वेरिएबल रजिस्टर के ज़रिए से भी आपको पता चला कि हम कैसे एक पोटेंशियल मीटर लगाएंगे। तो ये आपके डिफरेंट टास्क थे। मैं इसको सेट कर देता हूँ। बाकी मेरे ख्याल से आज की लैब के लिए इतना काफ़ी है। दैट्स ऑल।